सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस राज्य में पहले तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्वाहिद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो आंसर होगा असम में। तो अभी असम में विश्वनाथ जिले के भोलागुरी में शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला फाउंडेशन स्टोन अभी रखी गई है। यह आधारशिला किसने रखी है? निर्मला सीतारमण ने, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं। तो यह असम का पहला तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण विश्वविद्यालय है, यानी कि टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी। और बनाने में इसको लागत आने वाली है लगभग 415 करोड़ रुपए, और इसका नाम शहीद कनकलता बरुआ राज्य विश्वविद्यालय होगा। कनकलता बरुआ आप जानते हो, ये असम की एक युवा स्वतंत्रता सेनानी थी, जिनकी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 20 सितंबर 1942 को ब्रिटिश पुलिस ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। और वैसे मैं आपको बता दूं, इन्हीं के नाम पर 2020 में भारतीय तटरक्षक पोत का नाम ICGS कनकलता बरुआ रखा था, और अब उनके नाम पे ये यूनिवर्सिटी का नाम भी रखा जा रहा है। इस यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, ड्रोन, नेविगेशन तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे कई विषयों को यहाँ पे सिखाया जाएगा। अब बात असम की हो रही है, तो असम ले चलते हैं। ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल दिसपुर होती है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया, पक्षी है व्हाइट विंग वुडटक, वृक्ष है हॉलोंग, पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, फल है काजी नींबू। लोक नृत्य की बात करें तो बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया। क्लासिकल डांस सत्रिया है। और बिहू महोत्सव मनाया जाता है, वांचुआ महोत्सव होता है, बेखो महोत्सव होता है यहाँ पे। और असम का 7वां नेशनल पार्क बना था दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। बाकी 6 कौन से हैं? रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क और औरंग नेशनल पार्क। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ पर खोजा गया? डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका है, जिसे डोलो सादिया पुल भी कहते हैं, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर है ये। कुछ करंट अफेयर्स और देखें अगर असम से, तो असम ये देश का पहला राज्य है जिसके पास अपना खुद का सैटेलाइट है, जिसको कहते हैं असम सेट। और टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया? असम की डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। और असम ये भारत का पहला राज्य बन गया जिसने बायो E3 नीति को अपनाया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान यहाँ शुरू हुआ। इंडियन आर्मी और असम पुलिस ने मिलकर ऑपरेशन गोश्त सिम लॉन्च किया। गज मित्र पहल यहाँ पर शुरू हुई। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क को असम में लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना यहाँ शुरू हुई। मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी 2.0 योजना शुरू हुई। ऑपरेशन फॉल्कन गेंडों की अवैध शिकार नेटवर्क को खत्म करने के लिए ये शुरू हुआ था। और भारत का 22वां IIM स्थापित होगा गुवाहाटी में। समन्वय शक्ति अभ्यास असम और मणिपुर में हुआ था, इंडियन आर्मी ने किया। असम में भारत का पहला वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल भी लॉन्च हुआ। और असम में एक नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की शुरुआत की गई। इसका नाम भोगेश्वर बरुआ के नाम पे रखा गया। वे असम के पहले व्यक्ति जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। भारत का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी असम के नुमालीगढ़ में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो असम से ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की प्रमुख पहल, जिसे आप कहते हो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसको अपनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो आंसर होगा इथियोपिया। तो भारत की ये कोई योजना है जिसे कोई दूसरा देश अपना रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो पहले इस योजना की हम बात करते हैं। देखो, ये शुरुआत होती है 2011 से, मतलब जून 2011 में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से शुरू किया गया था। अंग्रेजी में बोलोगे तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण गरीबी को दूर करना। बाद में यानी कि 29 मार्च 2016 को इसका नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया। अच्छा, अंत्योदय का मतलब क्या होता है? समाज के सबसे गरीब और हाशिए पर पड़े व्यक्ति का उत्थान करना। और कैसे करेंगे? तो स्वरोजगार, कौशल विकास और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके। ये योजना मुख्य रूप से स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से काम करती है, जो गरीबों खासकर महिलाओं को मजबूत संस्थाओं के रूप में संगठित करती है। और अभी इथियोपिया ने अपने यहाँ ग्रामीण गरीबी से निपटने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की दीनदयाल अंत्योदय योजना
राष्ट्रीय आजीविका मिशन मॉडल को अपनाने की घोषणा की है? किसने? इथोपिया ने। अब इथोपिया ने की है तो इथोपिया भी आपको दिखाते हैं। अफ्रीकी देश है इथोपिया, ये रहा मैप में इथोपिया, आप देख सकते हो। कैपिटल होती है इसकी एडिस अबाबा। और याद रखना अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय आपको यहीं पर मिलेगा। अफ्रीकन यूनियन आप जानते हो ये G20 में शामिल हो चुका है। कब हुआ था? जब G20 को होस्ट किया था भारत ने 2023 में, ये तब की बात है। और करेंसी इथोपियन बिर होती है, प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली। ठीक है, तो यहाँ पे ये योजना भी हमने पढ़ ली और किस देश ने इसको अपनाने की घोषणा की है ये भी हमने पढ़ ली है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 100 अरब डॉलर के कुल कारोबार को पार करने वाला भारत का पहला सरकारी बैंक कौन सा बना? तो आंसर होगा SBI। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट कैप 100 बिलियन डॉलर को पार कर गया है और ऐसा करने वाला ये पहला भारतीय सरकारी बैंक बन गया है। अच्छा, मार्केट कैप का मतलब क्या होता है पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। ऐसा समझो जैसे कि कोई कंपनी है और वो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो उसकी एक शेयर की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को आप उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसकी जो वैल्यू आएगी वही उसका बाजार पूंजीकरण या मार्केट कैप कहलाएगा। और उसी तरह से अभी SBI का जो मार्केट कैप है वो 100 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि SBI 100 अरब डॉलर 100 बिलियन डॉलर मार्केट कैप को पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी बनी है। सबसे पहले रिलायंस बनी थी, फिर HDFC बैंक है, एयरटेल हो गया, TCS हो गया, ICICI बैंक हो गया। मतलब बैंकों में आप देख सकते हो तो ये तीसरा भारतीय बैंक है। इससे पहले 2 प्राइवेट बैंक का मार्केट कैप 100 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। ठीक है, तो भारतीय बैंकों में देखोगे तो तीसरा है, लेकिन सरकारी बैंक देखोगे तो ये पहला है। SBI की बात कर ले थोड़ी सी, तो देखो शुरुआत में इसकी हिस्ट्री आपको बताएं तो 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता बना, फिर 1809 में इसका नाम बदलकर बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया, फिर 1921 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास का विलय हो गया, मर्ज हो गए और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनता है। फिर 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ और इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। तो इसकी स्थापना हम बोलते हैं 1 जुलाई 1955 में, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन अभी वर्तमान में हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। टैगलाइन प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स आ चुकी है एग्जाम में। और श्रीनगर की डल झील में किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM लॉन्च किया था, 13वां ATM? तो ये आंसर होगा SBI। लेकिन याद रखना SBI ने अपना पहला 13वां ATM कब और कहाँ लॉन्च किया था? तो वो 2004 में केरल में लॉन्च किया था। कुछ करंट अफेयर्स के 2-4 प्रश्न हैं, जैसे कि महिला उद्यमियों को बिना गारंटी लोन देने के लिए भी SBI ने अस्मिता योजना शुरू की थी, अस्मिता लोन योजना। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष श्रीनिवासुलु शेट्टी बने थे, जो कि SBI के चेयरमैन है वर्तमान में। SBI ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर कहाँ पर शुरू किया? कोलकाता और हैदराबाद में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, नेशनल लीगल सर्विस डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 नवंबर को। तो हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इस दिवस के आयोजन की शुरुआत पहली बार 1995 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन देने के लिए की गई थी और ये निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है नालसा के द्वारा। अच्छा देखो, एक प्रश्न ये भी बन जाएगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय को बढ़ावा देने के लिए समाज के गरीब और कमजोर तबकों को, कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 39A। बाकी नालसा की बात करें, नालसा मतलब राष्ट्र विधिक सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो इसकी स्थापना 1987 के अधिनियम के तहत 1995 में होती है। पूरी डेट बोलोगे तो 9 नवंबर 1995 को, इसीलिए तो 9 नवंबर को हम ये दिवस बना रहे हैं, नेशनल लीगल सर्विस डे, राष्ट्र विधिक सेवा दिवस। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और 9 नवंबर को एक और पॉइंट आप नोट करना, उत्तराखंड ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया 9 नवंबर को, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 में, यूपी से अलग होकर के बना था ये। तो अभी तक अगर आप देखोगे पीछे मुड़ के, नवंबर में कौन कौन से दिवस हम इंपॉर्टेंट मना चुके हैं। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे, 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे, 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया,
और 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे के रूप में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत की वह एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल कौन सी है जिसे IUCN के द्वारा गुड रेटिंग दी गई है। तो आंसर होगा कंचनजंगा नेशनल पार्क। तो भी IUCN ने वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 2025 रिपोर्ट में अपनी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को रिव्यू किया और इस रिव्यू में IUCN ने भारत के कंचनजंगा नेशनल पार्क को गुड रेटिंग दी है और इस तरह से कंचनजंगा नेशनल पार्क गुड रेटिंग पाने वाला भारत का एकमात्र नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है। कंचनजंगा नेशनल पार्क पूछोगे कहाँ पर है? सिक्किम में है और ये भारत की पहली मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। वैसे आपको पता है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के टोटल 44 स्थल हो चुके हैं, जिसमें से 36 तो कल्चरल है, सांस्कृतिक है, 7 नेचुरल है, प्राकृतिक है और एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, यही कंचनजंगा वाला। और अभी लेटेस्ट 44th नंबर का बना था मराठास मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। तो ये सब तो आपको पता ही है। बाकी IUCN की बात हो रही है। IUCN मतलब द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी स्थापना होती है 1948 में, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। भारत इसका सदस्य 1969 में बना था। अभी हैरी मेसेल पुरस्कार दिया गया था बिप्लब कुमार तालुकदार को, जो असम से हैं, ये पुरस्कार यही देता है। और IUCN ने रेड डेटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचीबद्ध किया? पश्चिमी घाट को, वेस्टर्न घाट्स। और IUCN के कैंटन R मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बनी थी सोनाली घोष। काजीरंगा नेशनल पार्क की निदेशक है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वांगला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आंसर होगा मेघालय में। तो 100 ड्रम्स वांगला महोत्सव मेघालय का ये एक पारंपरिक फसल उत्सव है। इसे वहाँ की गारो जनजाति के द्वारा सूर्य देव के सम्मान में मनाया जाता है। किस जनजाति? याद रखना, गारो जनजाति के द्वारा। और इसमें 100 ड्रमों का, या जिसे आप ढोलक बोल दीजिए, जो आप देख सकते हो फोटो में, इसे बजा करके नृत्य करते हैं वहाँ पे लोग। तो ये कितने ड्रम होते हैं? 100 ड्रम होते हैं, इसीलिए इसको 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी कहते हैं। इस बार इसका ये 39वां 49 नंबर का संस्करण था इस महोत्सव का। तो याद रखना, वांगला महोत्सव पूछ ले या 100 ड्रम फेस्टिवल पूछ ले तो आंसर मेघालय होगा। और कौन सी जनजाति? गारो जनजाति इसे मनाती है। अब बात मेघालय की भी हो रही है, तो मैं मेघालय आपको लेकर के चलूंगा, लेकिन पहले कुछ फेस्टिवल्स हम देख लेते हैं। देखो, अभी पोसान पोया महोत्सव मनाया श्रीलंका में, वैशाख पोया महोत्सव भी हो गया श्रीलंका का, बोनालो उत्सव तेलंगाना, कटारा गामा एसला महोत्सव श्रीलंका में, महाराष्ट्र ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित कर दिया, गौरी या राई महोत्सव भील समुदाय के द्वारा मनाया जाता है राजस्थान में, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव ये भारत में मनाया गया था, और बसोहली महोत्सव जम्मू कश्मीर में, और इस बार इसका आयोजन रामायण की थीम पर हुआ, और मारबत महोत्सव नागपुर महाराष्ट्र, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा, पट्ट उत्सव जम्मू कश्मीर, और कर्मा पूजा फेस्टिवल झारखंड, बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना, जास्कर उत्सव लद्दाख। अब मेघालय की बात हो रही थी, ये रहा मैप में मेघालय, कैपिटल शिलोंग, मुख्यमंत्री कॉनरोड संगमा है, गवर्नर हैं CH विजयशंकर। बाकी यहाँ पे बेहदीन खलम उत्सव भी मनाया जाता है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है, वांगला महोत्सव हमने देखा, और 3 पहाड़ियाँ हैं और उन्हीं के नाम पर यहाँ पे 3 ट्राइब्स आपको मिलती है, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में WTA फाइनल्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा एलिना रायबकिना ने। एलिना रायबकिना जो कि कजाकिस्तान की महिला टेनिस प्लेयर हैं, और अभी उन्होंने ही WTA फाइनल्स 2025 का खिताब जीत लिया। ये मुकाबला कहाँ पर हुआ? रियाद, सऊदी अरब में, और उन्होंने फाइनल में हराया है आर्यना सबालेंका को, जो कि बेलारूस की प्लेयर है। तो ये WTA फाइनल महिला टेनिस टूर्नामेंट का अंतिम और सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होता है, और इसमें साल भर के टॉप 8 प्लेयर्स हिस्सा लेते हैं। तो इसको जीत लिया एलिना रायबकिना ने, कजाकिस्तान की प्लेयर है। बाकी देखो, टेनिस से तो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये रिवाइज करवा देता हूँ। इस बार जो ग्रैंड स्लैम हुए थे, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो 2025 वाले रिवाइज करो। देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले हुआ था, उसमें मेन सिंगल जीता जेनिक सिनर ने, इटली से हैं। वुमेन सिंगल मेडिसिन कीज ने जीता, अमेरिकी है।
फिर हुआ फ्रेंच ओपन, मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता, स्पेन से हैं, और वुमेन सिंगल कोको गॉफ ने अमेरिकी है। विंबलडन ओपन, मेन सिंगल जेनिक सिनर और वुमेन सिंगल ईगा स्विटेक पोलैंड से हैं। और आखिरी में हुआ था यूएस ओपन, इसको मेन सिंगल कार्लोस अल्काराज ने जीता और वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका बेलारूस से हैं। और ये पूछ लेता है कभी कभार स्टैटिक में कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे होता है, तो बड़ा आसान है, पहला और आखिरी वाला, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पे होता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे होता है और विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे होता है। ठीक है, ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं नवंबर 2025 में कोप 30 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ, तो आंसर होगा बेलम में। तो कोप 30 या 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कह दीजिए, अभी ये 10 नवंबर को शुरू हो चुका है, 21 नवंबर तक चलेगा। कहाँ पर हो रहा है? ब्राज़ील में, ब्राज़ील के बेलेम शहर में। एक्चुअली में एक संस्था है जिसे आप कहते हो UNFCCC, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसका उद्देश्य है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना, क्लाइमेट चेंज को रोकना। इसकी स्थापना होती है 1994 में, मुख्यालय आपको मिलेगा बॉन, जर्मनी में। तो इसी के सदस्य देशों की जो हर साल बैठक होती है उसी को हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं। अब इसकी स्थापना हुई थी देखो 1994 में, तो इनके सदस्य देशों के बीच में जो पहली बैठक हुई थी जिसे बोला गया कोप 1, वो हुआ था 1995 में, उसके अगले ही साल। कहाँ पर? बर्लिन, जर्मनी में। और ये सारी इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने लिख दी है, जैसे कि कॉप 3 को याद रखो 1997 में हुई थी क्योटो, जापान में। और यहीं पर क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, और ये लागू हुआ 2005 से। एक कोप 8 याद रखो, क्योंकि इसका आयोजन भारत में हुआ था, नई दिल्ली में 2002 में। कोप 21 2015 में, जो आप जानते ही हो, पेरिस समझौता पेरिस में हुआ था। और अभी लास्ट वाला 2024 वाला कोप 29 बाकू अजरबैजान में, और अभी वर्तमान में कोप 30 हो रहा है 2025 में ब्राज़ील में। ठीक है, बाकी कुछ और समिट्स मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। तो देखो, अभी 2025 में G7 समिट हुआ था कनाडा में, G20 को होस्ट कर रहा है, मतलब इसको होस्ट किया कहाँ पर हुआ? साउथ अफ्रीका। और अगले साल इसको होस्ट करेगा अमेरिका, अमेरिका के मियामी में होगा। ब्रिक्स समिट को ब्राज़ील ही होस्ट कर रहा है इस साल, ब्राज़ील में हुआ था ये। और तो ब्राज़ील से याद रह जाएंगे आपको, एक तो ब्रिक्स समिट और एक ये कोप 30। जबकि 2026 वाला ब्रिक्स समिट ये भारत होस्ट करेगा, 18वां एडिशन। क्वाड समिट ये भारत में होगा। 46 नंबर का आसियान समिट कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ। और SCO समिट को होस्ट किया चाइना ने, 25वां एडिशन ही था। अगले साल होगा ये किर्गिस्तान में, फिर उसके बाद होगा ये पाकिस्तान में। और नाटो समिट ये हुआ द हैग, नीदरलैंड में। बिम्स्टेक समिट अभी जो 6ठा एडिशन था ये हुआ था थाईलैंड में, बैंकॉक थाईलैंड में। और अगला एडिशन होस्ट करेगा बांग्लादेश। कोप 30 हमने पढ़ी लिया ब्राज़ील, और ये भी देख लिया हमने बाकू अजरबैजान। और इंटरपोल की अध्यक्षता या इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी को हेड कर रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो ये सब भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी किस देश ने कर दी है? तो आंसर होगा डेनमार्क। तो अभी हाल ही में डेनमार्क ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की, बैन लगाने की योजना की घोषणा कर दी है। हालांकि डेनमार्क सरकार ने 13 और 14 साल के बच्चों को माता पिता की मंजूरी के साथ कुछ छूट भी दी है। तो ऐसा करने का उद्देश्य साफ समझ में आता है, युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। आपको याद होगा ही सही, अभी सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया था। फिर हमने देखा न्यूजीलैंड ने भी कदम उठाया और 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। और साउथ कोरिया में तो क्लासरूम में अब बच्चे मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, बैन कर दिया। तो ये अच्छी चीज़ें हो रही हैं, दुनिया में बुरी चीज़ें हो रही हैं तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। बाकी बात यहाँ पे डेनमार्क की हो रही है, तो ले चलते हैं आपको डेनमार्क। ये रहा मैप में डेनमार्क, और कैपिटल कोपेनहेगन हो गई, करेंसी एक टेनिश क्रोन, प्रधानमंत्री है मेटे फ्रेडरिक्सन। और ग्रीनलैंड जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इस पर डेनमार्क का ही अधिकार है। आपको याद है डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश बना था। डेनमार्क मवेशियों पर कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश भी है। डेनमार्क दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड भी बनाएगा।
तो ये सब बातें हमने डेनमार्क से पढ़ी है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली दिव्यांग तीरंदाज ये कौन सी बनी है? तो आंसर होगा शीतल देवी। तो भारतीय पैरा तीरंदाज हैं शीतल देवी, और अभी वे सऊदी अरब के जेद्दा में होने वाले एशिया कप स्टेज 3 के लिए भारत की सक्षम जूनियर तीरंदाजी टीम में क्वालिफाई कर गई हैं, और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई हैं। अभी उन्होंने सोनीपत में हुए राष्ट्रीय चयन ट्रायल्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया और उसके बाद यहाँ पर उनका चयन होता है। शीतल देवी ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, भारत की पैरा तीरंदाज हैं ये, आपने देखा है इनको। और मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि ये हम सब के लिए मोटिवेशन है, ग्रेट मोटिवेशन है, जिनके पास हाथ पैर दिमाग सब होने के बावजूद भी किसी न किसी कारण से हमेशा रोते रहते हैं कि ये नहीं है, ये कमी है, उसके पास तो ये है, मेरे पास ये नहीं है, वो पैसे वाला है, उसके एग्ज़ाम में तो ज़्यादा सीटें हैं, उसका तो ऐसा है, वो इंग्लिश मीडियम से है, वो बहुत सारी चीज़ें। अगर ये बच्ची भी ऐसे ही करती कि उसके पास तो हाथ हैं, मेरे पास तो हाथ ही नहीं है, बिना हाथ के कैसे तीर चलाया जाएगा? आप इतिहास उठा के देख लो, अर्जुन के पास भी हाथ थे, तभी वो एक महान धनुर्धर था। कहने के लिए बहुत सारी बातें थी और सत्य भी थी, सब मानते भी सही, सिंपैथी भी मिलती सबकी, लेकिन ऐसा नहीं किया ना इसने, इतिहास लिखा। तो सब माइंडसेट वाली बात है, आप क्या सोच रहे हो और आप क्या कर रहे हो, आपको कहीं जाना है या बस बहाने मारने हैं। तो शीतल देवी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं, भारत की पैरा तीरंदाज है, और पेरिस पैरालंपिक में कंपाउंड टीम इवेंट में ब्रोंज जीता था, और 2022 के एशियन पैरा गेम्स में ये 2 गोल्ड और 1 सिल्वर लेकर के आई थी। 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट पुरस्कार जीता था, और 2023 में ही अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिला था। तो ये सब ध्यान में रखना। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कर देना सेशन अच्छा लगा तो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। और स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा विकसित भारत का पहले इलेक्ट्रिक रॉकेट का नाम वायुपुत्र। और केंद्र सरकार ने किस खेल के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह की घोषणा की? हॉकी। चीन ने अपने तीसरे विमानवाहक पोत को नौसेना में शामिल किया, नाम है फुजियान। भारतीय नौसेना स्वदेशी हाइड्रोग्राफिक में उत्कृष्टता लाने के लिए आईएनएस इक्षक का जलावतरण ये कहाँ पर किया? कोच्चि। संयुक्त राष्ट्र के जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है बांग्लादेश। 17वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? चेन्नई। चर्चा में रहा ऑपरेशन व्हाइट कॉलड्रॉन का संबंध है राजस्व खुफिया निदेशालय। और भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज गिद्धों के घोंसलों का लगभग 63% कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, एमपी। और आखिरी प्रश्न था, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में देना अनिवार्य कर दिया? आर्टिकल 22। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।